नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत और हम प्रोग्राम में हैं लाउड बोलेंगे और हमारे साथ हैं देश के प्रसिद्ध एक्टिविस्ट, विचारक और जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया, श्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह। और विषय हमारा है कॉमन सिविल कोड, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अगला 2024 के चुनाव का मुख्य मुद्दा यूसीसी होगा, में जो यूनिफाइड सिविल कोड है। तो मैं अखिलेश जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस कॉमन सिविल कोड की बात कर रही है, उस कॉमन सिविल कोड को हिंदुस्तान के बहुत सारे गैर मुस्लिम भी पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं। इसका क्या असर चुनाव के ऊपर पड़ेगा और क्या असर भारतीय राजनीति में पड़ेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। देखिए, समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में विस्तार में जाने के पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन भी मुद्दों को लेकर जनता के अंदर एक विभाजन कराना चाहती है, उसमें उससे सफलता नहीं मिल रहा, या जो वो हाइप क्रिएट कर रही। जैसे अभी हमने देखा कि पहली बार भारतवर्ष का कोई प्रधानमंत्री अमेरिका जाता हो और डिप्लोमेटिक भाषा छोड़ के इंडो पैसिफिक इशू पर अमेरिकन ट्रैप में खड़ा होके वह चीन पर हमलावर होता है। हमारे देश में सन 47 से दूसरे मुल्कों में जब भी हम गए हैं तो ऐसे प्रश्नों को डिप्लोमेटिकली, बगैर उस देश को स्पेसिफिक करते हुए, हम वहां बात करते रहे। जैसे भारतवर्ष में भी हम बराबर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मोदी जी अमेरिकन ट्रैप में, बाइडेन के ट्रैप में वहां फंस गए। मिला क्या? चाहे जो भी हाइप क्रिएट किए हो, लोगों ने देखा कि भाई जो हमको इलेक्ट्रॉनिक चिप्स मिला है गुजरात के लिए, उसमें तो केवल हमको टेस्टिंग करनी है, या ज्यादा से ज्यादा हम असेंबल कर सकेंगे। हमको तो कोई टेक्नोलॉजी मिली नहीं, या हमको उसे डिजाइन करने का भी हमको नहीं ये मिला है अधिकार। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितना भी ये अमेरिका दौरे का हाइप निकाले हो, ड्रोन खरीदे, ये खरीदे, वह भी लोगों ने कहा कि राफेल की तरह यह भी एक महंगा सौदा है जो मोदी करके आए हैं। मैंने डिप्लोमेटिकली वो जो भी कर रहे हैं, पॉलिटिकली ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, उसका समर्थन नहीं। उसी तरह ही कल मैं बात कर रहा था यूसीसी के बारे में, तो लोग कह रहे थे कि यूसीसी के ट्रैप में पूरे अपोजिशन को जो लेना चाहते थे मोदी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस ट्रैप में लोग नहीं आ रहे। लोग ये कह रहे हैं कि यह इनका एक तरीका है और इस तरीके में बुनियादी जो मुद्दे हैं लोगों को उससे डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज की बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह कॉमन जो डिस्कोर्स है, वह कॉमन डिस्कोर्स से मिडिल क्लास, इवन वर्किंग क्लास जितना समझ पाया है कि भाई हर वक्त वही शमशान और वही सवाल उठाने से आप कब तक इस देश की जो मौलिक जरूरतें हैं उनसे आप भागते रहेंगे। तो मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद था वह यूसीसी के माध्यम से, मोदी लंबा भाषण दे रहे थे कि एक परिवार में दो कानून कैसे चल सकता है, एक देश दो कानून कैसे चल सकता है। मैंने खुद सवाल पोछ करना और वो सवाल का खंडन मंडन करना। बेसिक बात यह है कि आपने अभी देश के सामने
यूसीसी का क्या प्रपोजल है, आपका क्या रिफॉर्म करना चाहते हैं, क्या कानून बनाना चाहते हैं, ये बात न करके आप नारेबाजी कर रहे हो कि एक देश एक कानून होगा। कानून कभी भी एक नहीं होते। जैसे आप देखिए आईपीसी, आईपीसी एक कोड है, इसमें दर्जनों कानून है, एक कानून कैसे हो सकता है? यह हिंदू कोड बिल है, इसमें भी आप देखिए मैरिज एक्ट है, डिवोर्स का मामला है, ढेर सारे ऐसे कानून हैं जो एक तहत बनते। कानूनों के बनने न बनने का प्रश्न नहीं है, सवाल यह है कि हम जितने भी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, चाहे हम संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, उसके आर्टिकल 44 को कोट कर रहे हैं, उसका आशय क्या है? वह कह रहे हैं कि हम एक सिविलाइज्ड नेशन हैं, हमें ऐसा कानून चाहिए, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए जिसका मकसद है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में न हो। महिला के नाम पर, लिंग के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह मूल मंशा है आपके संविधान के 44। उसी तरह के अगर आप मंशा देखिए 39 आर्टिकल, आपकी क्या मंशा कहती? 39 आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ABCD सब यही मंशा कहती है कि सबको रोजगार मिले। 41 को देखिए, सबको रोजगार मिले, लोग ये डिसेंट लाइफ लीड कर सके, कहीं कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल न होने पावे, रिसोर्स का कंसंट्रेशन एक जगह न होने पाए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बने। ये सब बात 39 आर्टिकल में आपके दिया हो। ऐसे ही 41 में राइट टू वर्क है। मैं ये कह रहा हूं कि इसको अगर पूरा पढ़ा जाए, और जिसके हिस्ट्री के बारे में मैं नहीं जा रहा हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैसे बना और क्यों बना, लेकिन मेरा ये कहना है कि इन प्रश्नों पर ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें यह मनोभाव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कि एक सभ्य समाज और एक डेमोक्रेटिक राज्य की यह जवाबदेही है कि एक ऐसा कानून, कोड ऑफ कानून बने जिसमें यह बात तय की जाए कि लिंग, जाति, क्षेत्र के आधार पर कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन न हो। इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए मोदी सरकार ने क्या प्रयास किया है, केंद्र सरकार ने क्या प्रयास किया है, यह आज तक उन्होंने देश के सामने नहीं रखा। केवल उदाहरणबाजी की बात है। इसीलिए जनता भी इस बात को देख रही है, समझ रही है कि इनके ट्रैप में नहीं फंसना है। लोग यही बात कह रहे हैं कि पहले आप प्रस्ताव ले आइए, देश समझे तो कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि जैसे अभी आपने लॉ कमीशन की रिपोर्ट को बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, यही लॉ कमीशन ने तो रिपोर्ट 2018 में दिया था, यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, न जरूरी है न वांछनीय है। तो मैं ये देख रहा हूं कि यूसीसी का जो कार्ड खेला है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने, वह बड़ा, उसका समर्थन नहीं मिल रहा है। जनता सचेत हो गई। अब ये अलग बात है कि भाई हम इसकी व्याख्या में लोग जाएंगे अपने अपने ढंग से, लेकिन इनकी राजनीति के कोई शिकार होने के लिए अमूमन जिनका कोई सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है, जो एक वो उन लोगों को छोड़ दीजिए जो माइनॉरिटिज्म चलाते हैं, जिनका एक सांप्रदायिक एजेंडा है, अमूमन लोग इसको इसी ढंग से कह रहे हैं कि पहले क्लैरिफाई किया जाए कि गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है। गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ लॉ कमीशन है जिसने रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे मैं इस बात को कह रहा हूं कि पर्सनल जितने लॉज हैं यही डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होते, ढेर सारे जनरल लॉज भी डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश में हैं, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ जमींदारी एबॉलिशन एक्ट के बाद हम बराबर इस सवाल को उठाते रहे हैं।
हमारे यहाँ लड़कियों को राइट टू एग्रीकल्चरल लैंड है ही नहीं, क्योंकि जमीन पर उनका अधिकार नहीं। ऐसे ही अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं पहली बार इस्लाम ने, मोहम्मद साहब ने महिलाओं को राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया। माने ये रोमन लॉ से प्रभावित इस्लाम जब आगे बढ़ा तो इस्लाम ने इस बात को स्वीकार किया कि लड़कियों का भी संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। उस समय कोई नहीं सोच सकता था 1400 साल पहले, लेकिन इस्लाम ने इसको स्वीकार किया। अब क्या हो गया, जब से ये पर्सनल लॉ बना 1937 ऑनवर्ड्स, उसमें वहां भी लड़कियों को एग्रीकल्चर लैंड में, कृषि भूमि में जमीन पाने का अधिकार नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के जो भेदभाव करने वाले डिस्क्रिमिनेशन के कानून हैं, अगर ये सरकार इसको कैटेगोरिकली कहती कि लड़कियों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको हम ठीक करेंगे, इसलिए हम बिल्कुल आपके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आ रहे हैं, तो देश इसको स्वीकार करता। लेकिन केवल इसके आधार पर आप नारेबाजी करिए, एक देश एक कानून। भारतवर्ष में आपको क्या अगर अलग अलग तरीके से शादी विवाह सब लोग करते, इसमें आपको क्या एतराज है? आज भी हिंदुस्तान में सोसाइटी में कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो कानून शादी के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। बहुत सारे समाज में रजिस्ट्रेशन तो अभी भी नहीं हो रहे हैं, पढ़े लिखे परिवारों में भी नहीं हो रहे, अगर उनको पासपोर्ट वगैरह न बनवाना हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, सोसाइटी खुद ही अपडेट करती है, रेगुलेट करती है। मुझे याद है बचपन में हम लोग बारात के लिए जाते थे, 3 दिन रुकते थे, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन लौट के आते थे। अब तो कैसे कोई कानून नहीं बना, अपने आप सेल्फ रेगुलेटरी सोसाइटी ने अपने आप ये विधान दे दिया कि लोग शाम को जाते हैं, उसी दिन लौट जाते हैं, रात को भी रुकने का बहुत कम लोग जहमत उठाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वास्तव में जहां डिस्क्रिमिनेशन है, उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया जाए। कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब, यूनिफॉर्म सिविल कोड का यह मतलब नहीं है कि आप पूरे सिचुएशन को अनावश्यक रूप से ऐसा बना दीजिए जैसे आपके अलावा कोई समाज के बारे में सोच ही नहीं रहा है। आप ही बुद्धिमान हैं, आप ही विश्व गुरु हैं और जनता तो भेड़ बकरी है। यह जो नजरिया है भारतीय जनता पार्टी का, यह एक ऑटोक्रेटिक फासिस्ट नजरिया है और इसी नजरिया से ये समाज को देखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाज में जो एक लोगों के बीच में भेदभाव की कानून है, उसे हटाना नहीं, बल्कि और विभाजन पैदा करना, डीपेन करना, महिलाओं वगैरह के जो अधिकार छीने गए हैं उसको और पुख्ता बनाना, यह मकसद है। इसीलिए समाज सचेत है, इनके चाल में नहीं फंस रहा है। जी अखिलेश जी, जो सिख समाज है, जैन समाज है, बौद्ध हैं, इन सब के बीच में भी इस कॉमन सिविल कोड को लेकर के काफी शंकाएं हैं। दूसरी तरफ जो और महत्वपूर्ण बात है, मुसलमानों के बीच में मुसलमानों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि चूंकि मुसलमान 4 शादियां करते हैं, हालांकि मैंने इधर पता करने की कोशिश की, जितने मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, कि किनके 4 बीवियां हैं। आप भरोसा रखिए, मुझे नहीं मिले, शायद मेरा संपर्क उन लोगों से नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा कि 4 शादियों का प्राविधान है, लेकिन कोई 4 शादियां करता नहीं है आज के ज़माने में। तो इन शादियों को लेकर के जो कॉमन सिविल कोड का सवाल खड़ा किया गया है, तो मुस्लिम समाज भी इसको लेकर के बहुत संतुष्ट नहीं है। और ये माना ये जा रहा है कि मुस्लिम समाज चूंकि संतुष्ट नहीं है और वो 3 तलाक, बल्कि एक मुस्लिम
शख्स ने मुझे बड़ी कमाल की बात कही। उसने कहा कि देखिए, हिंदुओं में जात में दहेज हत्या बहुत होती है। उसने कहा हिंदुओं में कॉमन ये एक आम प्रैक्टिस है कि दहेज हत्या होती है, औरतों की हत्या होती है, आग जला के हत्या होती है, उनको फांसी पे लटका देते हैं। इसलिए लटका देते हैं क्योंकि वहां पर अलग होने का कोई रास्ता नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चूंकि तलाक का सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ और कुछ हो या ना हो तलाक हो जाए, लेकिन दहेज हत्या हमारे यहाँ नहीं है कि दहेज की वजह से किसी और लड़की को मार दिया गया हो, बहू को मार दिया गया हो। ये मुस्लिम सोसाइटी में बहुत अपवाद है, कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कॉमन सिविल कोड को लेके लोगों के मन में शंकाएं क्या-क्या हैं और सरकार उन्हें कैसे दूर करने की स्थिति में अपने को पा रही है कि नहीं पा रही है। एक और दूसरा सवाल कि समाज खुद अपने आप में इन सवालों के ऊपर बहस कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिर्फ एक हवा खड़ा है कि कॉमन सिविल कोड आएगा, देश में सब एक तरह की चीजें हो जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट और आदिवासी समाज ये तो इस कॉमन सिविल कोड के लागू होने से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे, क्योंकि आदिवासियों की परंपराएं और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों की परंपराएं, असम से लेके जो जो भी सेवन सिस्टर्स हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। वो कॉमन सिविल कोड में कहीं आते नहीं। तो क्या इन सारे क्षेत्रों को इसका हिस्सा बनाएंगे या उनको अपने ही तौर तरीके से चलाने के लिए छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है, क्योंकि कोई ड्राफ्ट तो है नहीं हमारे सामने। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि एक पहला तो ये समझिए कि हमारे देश में ब्रिटिश पीरियड में एक हिंदू और मुसलमानों के बीच में, खासतौर पे 1857 में जब हमारा एक पहला संग्राम स्वतंत्रता का, जब हम पराजित हो गए और एक आर्म्ड स्ट्रगल जो हमने एक यूनिफाइड मिलिट्री जोन बना के लड़ा, उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने भाषा के लेवल पर, धर्म के लेवल पर, जाति के लेवल पर जो हमारी एक रूपता बन रही थी, विभिन्न जगहों से आए हुए विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच में जो एक रूपता बन रही थी, तो हमारी भाषाई एकता बन रही थी, खास तौर पर हिंदी हार्टलैंड का इलाका, ये जो कुछ बन रहा था, इस पर ब्रिटिशर्स ने बहुत पानी डाला और इसको तोड़ने की बराबर उनकी कोशिश थी। और उससे एक हिंदू और मुसलमान के बीच में या गैर हिंदू जो भी समुदाय था, उनके बीच में एक बहुत जबरदस्त किस्म का, मुझे लगता है कि एक दूसरे के प्रति एक मन में शंका भाव और चीजें पैदा हुई। तो वह सब पृष्ठभूमि थी ही कि ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। अभी भी सोसाइटी में अब्स्ट्रैक्ट में बात कीजिए, कॉन्क्रीट में जब हिंदू मुसलमान दोस्त हो जाता है, हिंदू ईसाई दोस्त हो जाता है, तो जितनी भी अवधारणाएं हैं वो टूट जाती। लेकिन जब वो अमूर्तता में बात कीजिए, तो भाई वहां मत जाना, वो मुस्लिम इलाका है, वहां मत जाना, वहां ये है वो है, ये एक ऐसा भाव है जो समाज में बहुत गहराई से पैदा करता है। और कुछ लोगों का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसमें आरएसएस भी है, जो अनावश्यक रूप से अपने हिंदुत्व का दंभ भी भरती रहती है। तभी तो भाई विश्वगुरु आज के दौर में कौन कहता है कि विश्वगुरु बना दो? आज तो लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी में, इसमें ग्रोथ में हमको एडवांस बना दो। ये अभी भी विश्वगुरु बनने की कोशिश में लगे। तो मैं ये कह रहा था कि इस लेवल पर सोसाइटी में डिवीजन है, उसी का यह भी जो सचेत हिस्सा है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, उसमें उसको ये बराबर शक है कि उसको संस्कृति का, माने उसका एक कल्चरल सब्जुगेशन करने में भारतीय जनता पार्टी लगी, जो उसका सोफिस्टिकेटेड, जो बेसिकली पॉलिटिक्स कर रहा है।
केवल वह भी कम्युनल आधार पर ही एक कम्युनिटी को एराउज करके अपनी पॉलिटिक्स चलाता है। ऐसे लोगों के बारे में मैं बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो डेमोक्रेट हैं, कल्चरली इनलाइटेंड हैं, उन सब लोगों में एक मैसेज है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, कि कहीं न कहीं एक सबजुगेशन, एक कल्चरल डोमिनेशन की कोशिश ये हो रहा है। चाहे वो पॉलिटी में न भी हो, लेकिन कल्चरल लेवल पर आरएसएस की एक कोशिश है कि लोगों को सबजुगेट किया जाए, लोगों को दबाया जाए। इसलिए वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत ही सशंकित रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम भले हो, कॉमन कोड ही बनेंगे, लॉ जो बनेंगे, अभी जो स्तर है सोसाइटी का, वह ज्यादा से ज्यादा सरकार रिफॉर्म कर सकती है। और रिफॉर्म का जो नेचर होगा, वह जो कानून आधारित डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हटाना है। बेसिक जनता को यहाँ शिक्षित करना है, यहाँ ले जाने की बात। यह जो इनका कानून है, यह इनका एक पॉलिटिकल जो बहस है, वो पॉलिटिकल इनकी ये चल रही, इसका भी धीरे धीरे लोगों को समझाने की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सोसाइटी में जो एप्रीहेंशन है एक दूसरे के प्रति, उसकी एक हिस्टोरिसिटी भी है। और आज जो एप्रीहेंशन है वह एक कल्चरल सबजुगेशन का है, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स से जो माइनॉरिटी सेक्शन है वो डरा हुआ है। तो इन परिस्थितियों में अगर सही बात लोगों के बीच में जाए कि भाई संविधान की भी मंशा यही थी कि डिस्क्रिमिनेशन हटाया जाए, संविधान की मंशा यह नहीं थी कि एक ही तरह के सब लोग कपड़ा पहनेंगे, एक ही तरह से सब लोग शादी करेंगे। अरे भाई, ये कल्चरल प्लुरलिज्म से आपका नुकसान क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर एक ही तरह का संगीत होगा तो जितना भी आपके इस देश में संगीत की विधाएं हैं वो सब खत्म कर दीजिए। आपके यहाँ कथक से लेकर के जितनी भी धाराएं हैं, जितना भी आपका है, वह तो बेसिकली ह्यूमन लाइफ को इनलाइटन करने का है। एक आदिवासी अपने ढंग से अगर शादी करता है, शादी करने में वो किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, वो भी बच्चों को बराबर का और शिक्षा दीक्षा की तरफ सचेत है, तो इस तरह का सोसाइटी तो अपने आप बनती रहती। कार्बी आंगलांग में हम उस समय गए थे, आईपीएफ से एक एमपी हुआ करते थे जयंत रंगपी। उन इलाके में हमने देखा बहुत सारी क्रिश्चियंस महिलाएं सिंदूर पहनी हुई थी। अब सोसाइटी अपने हिसाब से अडॉप्ट भी करता है। या हम उत्तर प्रदेश में बताएं, गाजीपुर चले जाइए, दिलदार नगर चले जाइए, मुस्लिम महिलाएं वहां भी सिंदूर पहनती हैं। और जैसे हिंदुओं के यहाँ मड़वा में सुग्गा वगैरह लोग लूटते थे, वैसे उनके यहाँ की भी ये परंपरा। तो सोसाइटी इंटरैक्ट करते हुए, सवाल ये नहीं है कि इस तरह की विविधताएं हो सकती हैं कि आपकी नजर से कुछ पिछड़ापन भी हो, आदिवासियों के यहाँ जाइए तो उनके कुछ पिछड़ापन दिखे, लेकिन कानून से आप वो हल नहीं करेंगे। कानून यहीं तक काम करे कि वहां पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन न होने पाए, कोई इथनिक डिस्क्रिमिनेशन न होने पाए, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन न होने पाए। यह कॉमन सिविल कोड का मतलब है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह नहीं है कि पूरे देश में एक कानून बना दो और सबको डंडे से हाको। यह एक ऑटोक्रेटिक फासिस्ट का अप्रोच है जिसको भारतीय जनता पार्टी वाले डेवलप कर, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोसाइटी इसको स्वीकार नहीं कर रही है, उनकी राजनीति को नहीं स्वीकार कर रही। कॉमन ऐसे नियम बने जो डिस्क्रिमिनेटरी हैं वो हटाए जाएं, इसको सोसाइटी धीरे धीरे स्वीकार करना चाह रही। तो अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय पे बहुत सफाई की। और अब हम इंतजार करें कि ड्राफ्ट जल्दी आ जाए। अगर कॉमन सिविल कोड का आता है तो फिर तब उसके ऊपर शायद ज्यादा सारगर्भित बात हो पाएगी और आप भी राय दे पाएंगे। तो हम आज का मुझे ये खुशी ये है कि मैं इधर देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितना भी दांव चल रही,
ये जनता का ही देखिएगा मौन विरोध है कि उसके जितने दांव हैं वो विफल हो रहे हैं, चाहे जहां भी दांव चले। जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर क्रेडिबिलिटी है वो विपक्ष की भी जो राजनीति है उसमें भी मौजूद है। जैसे मैं देख रहा हूं विपक्ष के दल मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, इस पर ज्यादा चर्चा हो रही। मिलने का मकसद क्या है? सवाल यह है आपका विजन क्या है, आप देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? भाई जिस काम को मोदी कर रहे हैं वही काम अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री करे, बैनर बदल जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं ये कह रहा हूं कि इस समय दुनिया एक बड़े ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। पहली बार लोगों को ये लग रहा है कि एक दुनिया का जो सबसे बड़ा तानाशाह, भले डेमोक्रेसी के नाम पर हो, अमेरिका का रूलिंग क्लास, वो पूरे चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे जितनी भी चीजें हो, वो कंट्रोल कर रहा है। उसके बरखिलाफ कम से कम चाहे कमजोर ताकतें ही हो उनकी वॉइस बन रही है। इसमें इंडिया भी योगदान करे और जो हमारे अपने जिनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, छोटे मोटे जो भी हमारे झगड़े हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह, जो बैठ के तय किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, उन प्रश्नों पर केंद्रित होके, बेकारी के प्रश्न पर केंद्रित होके, महंगाई के प्रश्न पर केंद्रित होकर के, सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रश्न को और सबसे ज्यादा एमएसपी और लैंड इशू को एड्रेस करने को लेके, यह मैं विपक्ष के विमर्श में नहीं देख रहा हूं। कल अगर मान लीजिए ये कॉमन बना भी ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये बल भी अगर कहीं से बीजेपी को मिल जाता है तो बीजेपी भी उसी प्लैंक पर खेल रही है जिस प्लैंक पर आप भी खेलना चाहते हैं, तो आम जनता तो निराश हो जाएगी, उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत ही एक्टिवली इस समय जो सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बन रहा है, इसमें क्वालिटेटिव लीप के लिए जन मुद्दों को उठाना और जन मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलन का मुद्दा बना देना, वो भारतीय जनता पार्टी को कई पीढ़ी के लिए पीछे ढकेल देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा मूड समाज का बनता है। तो धन्यवाद अखिलेश जी, आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। आपने काफी जानकारियां दी और जैसा मैंने अभी निवेदन किया, जैसे ही ड्राफ्ट आता है आप भी उसका अध्ययन कीजिए, लोग भी अध्ययन करें और फिर हम उसके ऊपर थोड़ी सार्थक चर्चा करें, क्योंकि अभी तक तो यही नहीं पता है कि कोई ड्राफ्ट कब आए, हाँ क्या है और कब आएगा। तो अखिलेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपको इस प्रोग्राम से आपके मन में जो सवाल उठे हैं वो हमें भेजिए, हम उसके बारे में अखिलेश जी से आगे बातचीत करेंगे। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।